कल हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसमें नंबर क्वेश्चन नहीं था किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितना सेकंड तक बना रहता है। इसका जवाब था 1/10 सेकंड। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो एक कलम था, इसको हम देखे तुरंत इसको हटा लिए तो रेटिना पर जो है इसका प्रतिबिंब हमको 1/10 सेकंड तक परसिस्ट करेगा। ठीक है, राइट। आज हम पढ़ेंगे ताप मिति एवं ऊष्मीय प्रसार। उसके बाद देखेंगे कि जो 2-3 क्वेश्चन बच गया था उसका लास्ट में हम लोग जवाब करेंगे। ठीक हो गया। दुनिया में जितने भी वस्तु हैं सब में कंपन है, थोड़ा थोड़ा कंपन है, हल्का कंपन है। ठीक है, राइट। उसमें हर एक वस्तु दुनिया की कंपन करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्मा पाने पर और भी कंपन बढ़ जाता है। पहले से तो थोड़ा सा कंपन है था ही, ऊष्मा अगर उसको मिला तो उसमें और कंपन बढ़ जाता है। इसलिए ऊर्जा एक प्रकार का कंपन है। ऊर्जा एक प्रकार का कंपन है। कंपन से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कंपन अधिक तो ऊष्मा ऊर्जा भी अधिक होगा। ठीक है, अब अगर कंपन अधिक है तो ऊष्मा ऊर्जा भी अधिक होगा, और ऊष्मा हम कह रहे हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु में हम ऊर्जा देंगे, ऊष्मा ऊर्जा देंगे तो उसके अणु का कंपन बढ़ जाएगा। अणु का कंपन, या ठोस में थोड़ा सा कम कंपन होगा इसलिए कि ठोस जल्दी अणु को हिलने नहीं देगा। द्रव में यह कंपन थोड़ा अधिक होगा ठोस से, क्योंकि उसमें हिलने का उसको जगह है। और गैस में तो खैर पूरी जगह है। गैस का कंपन, गैस का अणु का कंपन सबसे अधिक होगा। ठीक है, राइट। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु में हम जब ऊष्मा ऊर्जा देते हैं तो उसमें कंपन पैदा होता है, और कंपन से अणु का वेग बढ़ जाता है। कंपन से अणु का वेग बढ़ जाता है, वेग या चाल बढ़ जाता है। जितना अधिक ऊष्मा हम देंगे उतना अधिक कंपन होगा और उतना अधिक अणु का वेग बढ़ेगा। इसलिए अणु का वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिक ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए गैस में थोड़ा सा भी हीट देने पर उसको कंपन, मोलिक्यूल को, अणु को कंपन करने का जगह पूरा मिल जाता है। इसलिए गैस में सबसे अधिक सेम टेम्परेचर पर, एक सारा हम कह सकते हैं कि एकदम सेम टेम्परेचर पर अगर ठोस को जितना ऊष्मा, ठोस का जितना तापक्रम है और द्रव का जितना तापक्रम है और गैस का जितना तापक्रम है, तो सेम टेम्परेचर पर गतिक ऊर्जा का मान गैस में ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम गतिक ऊर्जा का मान द्रव में होगा, और उससे कम गतिक ऊर्जा का मान ठोस में होगा, क्योंकि ठोस में अणु को हिलने का जगह मिलता नहीं है। और जितना अणु का वेग होगा वही उसकी गतिक ऊर्जा हुई। ठीक है, राइट। अब हम एक विशिष्ट चीज पढ़ेंगे कि हीट क्या है। हीट तो हम बता दिए, हीट एवं टेम्परेचर। ठीक है, राइट। ऊष्मा एवं तापक्रम, राइट। पहले हम इतना तो समझ में आ गया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और जो ऊष्मा जो है, ऊष्मा एक प्रकार का कंपन है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। जितना अधिक कंपन होगा उसमें उतना अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा, और उतना अधिक अणु का वेग बढ़ेगा, और इस वजह से उसकी गतिक ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए ऊष्मा देने पर अणु का चाल या वेग बढ़ जाता है, जिस वजह से उसकी गतिक ऊर्जा बढ़ जाती है। अब हम एक चीज थोड़ा सा जानेंगे, एलिमेंट्री चीज, कि व्हाट इज द हीट एंड व्हाट इज द टेम्परेचर। यह समझना जरूरी है। ऊष्मा क्या है और तापक्रम क्या है, या तापक्रम को ताप भी कर सकते हैं आप। ठीक है, राइट।
इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे जिसमें कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऊष्मा क्या है और ताप ताप या तापमान क्या है। एक गिलास हम पानी लेते पानी एक गिलास में हम पानी लें, उसमें पानी की मात्रा और बढ़ावें तो क्या होता है, पानी का लेवल बढ़ता है। ठीक है, राइट, पानी का लेवल बढ़ता है। अगर जिस बर्तन में पानी है उस बर्तन में से हम पानी को निकालें बाहर तो उसका लेवल घटता है। तो सारांश यही हुआ कि हम उसमें पानी डालें तो लेवल बढ़ा, पानी को बाहर निकाले बर्तन में से तो उसका लेवल घटा। तो पानी जो हुआ ये कहलाया ऊष्मा, और लेवल जो हुआ ये कहलाया, पानी का जो लेवल हुआ, पानी का लेवल ये कहलाया तापक्रम। हो गया। ठीक वही चीज है यहाँ पर ऊष्मा। अगर हम किसी वस्तु में ऊष्मा देंगे तो उसका तापक्रम बढ़ेगा। जिस तरह किसी वस्तु में हम पानी डालते हैं, किसी गिलास में पानी डालते हैं तो उसका लेवल बढ़ता है, पानी को बाहर निकालते हैं तो उसका लेवल घटता है। वही चीज़ है ऊष्मा। ऊष्मा एक तरह से पानी हुआ और लेवल जो हुआ वो तापक्रम हुआ। अब स्पष्ट हो गया कि व्हाट इज द हीट एंड व्हाट इज द टेम्परेचर। ठीक हो गया। ऊष्मा डालेंगे तो तापक्रम बढ़ेगा और ऊष्मा निकालेंगे तो तापक्रम घटेगा। ठीक हो गया। अब इस पर हम ये कथी करते हैं, किसी ठोस को अगर हमने ऊष्मा दिया, बर्फ ले लिए, उसमें हम ऊष्मा उसको दिए तो वह द्रव में बदलेगा। द्रव को ऊष्मा अगर दिए तो वह गैस में बदलेगा। ठीक हो गया। अब अगर हम गैस से को द्रव बनावे तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगा। फिर द्रव से अगर हम ठोस में बनावे तो पुनः ऊष्मा का उत्सर्जन हो, बाहर निकलेगा ऊष्मा। हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बनाने पर ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है, और गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में बनाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, राइट। अब हम अगर रेलगाड़ी के इंजन को देखें, जो भाप इंजन था, तो उसमें क्या देखते थे हम लोग, ऊष्मा जाता था पिस्टन में और पिस्टन आगे पीछे करके कार्य करता था। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम ऊष्मा को कार्य में और कार्य को ऊष्मा में हम बदल सकते हैं। ठीक हो गया। इस नियम का प्रतिपादन शुरू में जूल ने किया था। जूल देखा था कि कार्य को हम किए गए कार्य को हम ऊष्मा में परिणत कर देते हैं और ऊष्मा को हम कार्य में परिणत करते हैं, दोनों एक दूसरे का समानुपाती है। तो इस नियम को चूंकि जूल ने प्रतिपादित किया था, जूल ने बनाया था, जूल ने आविष्कार इस नियम को किया था, इसलिए कार्य की इकाई, ऊष्मा की इकाई, ऊर्जा की इकाई को हम लोग जूल में लिखते हैं। ठीक हो गया, राइट। उसी वैज्ञानिक के नाम पर ऊष्मा की इकाई, कार्य की इकाई और कार्य की इकाई, ऊष्मा की इकाई और ऊर्जा की इकाई को जूल रखा गया। ठीक हो गया, राइट। ठीक हो गया। तो क्या देखे हम, W समानुपाती Q। ये जूल ने, इस नियम को जूल ने बनाया था, जूल ने स्थापित इस नियम को किया था, इसलिए इसी के आधार पर इसके इकाई को हम लोग, ऊष्मा के इकाई को भी जूल, कार्य के इकाई को भी जूल और ऊर्जा के इकाई को भी जूल में हम देखते। वैसे तो कार्य और ऊर्जा एक ही चीज है, नाम अलग अलग है लेकिन है वह एक ही चीज। कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य बराबर ऊर्जा बराबर ऊष्मा। ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है। कार्य तो ऊर्जा था ही, इसलिए कार्य बराबर ऊष्मा, चाहे ऊर्जा बराबर ऊष्मा। मतलब ऊष्मा को हम कार्य में बदल सकते हैं और कार्य को हम ऊष्मा में बदल, दोनों एक दूसरे का पूरक है। इस नियम को जूल चूंकि स्थापित किया था, इसलिए उसी के नाम पर इस सबकी इकाई को, इसकी इकाई भी जूल होगी, इसकी इकाई भी जूल होगी, इसकी इकाई भी जूल होगी। ठीक है, राइट। हो गया। अब है कि तापमापन। तापक्रम को किस किस
स्केल से हम लोग माप सकते हैं। कॉल ताप मापन, ताप को मापना, ताप या तापक्रम एक ही चीज़ है। ताप को मापना या तापक्रम को मापना। इसको नापने का 3 स्केल है। पहला स्केल था सेंटीग्रेड, दूसरा था आपको फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल। तीसरा था केल्विन स्केल, हो गया राइट। सेंटीग्रेड स्केल अब क्या करता है कि हमारे एक थर्मामीटर है, हो गया राइट। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट होगा, एक यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक हो गया, बॉइलिंग पॉइंट होगा और फ्रीजिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्वथनांक और फ्रीजिंग पॉइंट मैंने हिमांक। ठीक हो गया। तो सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ, पानी जो है बर्फ जम जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव जो है पानी में के रूप में भाप बनने लगता है। इसलिए इसके अथी को हम 2 अथी में बांट देते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। हर एक थर्मामीटर का 2 पॉइंट होगा। 1 पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, अनदर पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग हिमांक बोलते हैं। सेंटीग्रेड पैमाने पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसी तरह का हम आप हैं इस स्केल में इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसमें भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसमें भी होगा, फ्रीजिंग पॉइंट इसमें भी होगा। ठीक हो गया राइट। तो इसमें कितना होगा फ्रीजिंग पॉइंट, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया राइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री, इसका डिफरेंस दोनों कितना होगा जी यहाँ पर 180 डिग्री। इसका 180, ये कितना डिफरेंस हुआ, ये हुआ डिफरेंस हो गया। अब तीसरा है केल्विन स्केल, इसका भी एक थर्मामीटर होगा, इसमें भी होगा इस तरह का, इसका भी होगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। ठीक है, 373, 273, 373। ये चूँकि केल्विन है इसलिए इसको केल्विन में रखेंगे, ये फ़ारेनहाइट है इसलिए इसको फ़ारेनहाइट में रखेंगे, ये डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे। यही तीन तरह का अध्ययन करना है इस एग्जाम के लिए। तो पहला हुआ सेंटीग्रेड पैमाना, दूसरा हुआ फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा हुआ केल्विन पैमाना। हर एक पैमाने पर एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा और एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। इस सब में एक बना दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बनाया गया है। इसमें बना गया कि इसमें बर्फ़ कितना डिग्री सेंटीग्रेड पिघलता है, बर्फ़ कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, फ्रीज करता है। तो देखा गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, 0 डिग्री से फ्रीजिंग पॉइंट बना दिया। इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है भाप बनता है, 100 डिग्री से भाप बनता है। इसलिए हर एक में इस तरह का 2, एक बॉइलिंग पॉइंट एक फ्रीजिंग पॉइंट देखा। इसमें देखा गया फ़ारेनहाइट स्केल में लेकर देखा गया, तो देखा गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये पानी जो बर्फ बन जाता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये पानी उबलने लगता है। इस तरह केल्विन स्केल पर देखा गया 273 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बर्फ में जम जाता है और 373 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन पर वो भाप बनने लगता है। इसलिए इस तरह से 3 तरह का हमको पैमाना दिया गया, तीनों तरह के पैमाना पर इसका एक बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हम निकाल के देखें, ये चीज़ हुआ। ठीक हो गया राइट। अब है कि इसको हम इस पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको इस पर कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लिया कि हमको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया या 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया, बोला गया कि इसको केल्विन पर कन्वर्ट करिए, तब क्या होगा। या 90 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया गया, उसको बोला गया कि आप इसको डिग्री
केल्विन पर कन्वर्ट करिए। ऐसा संभव है, एक दूसरे को पैमाना को एक पैमाने से दूसरे पैमाने पर कन्वर्ट करना है, तब उसका भी एक सूत्र होगा। ठीक होगा, राइट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसका एक जनरल सूत्र है, पैमाना माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बटे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों में यही चीज लागू होगा। ठीक हो गया। अब मान लिया डिग्री सेंटीग्रेड का पैमाना था, तो उसको हम सी मानिए, तो सी अब माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना था उसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में 0 था, तो सी बटे 0। उसमें कितना था, बॉइलिंग पॉइंट 100 था, 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0। अब इसमें कितना था, फ़ारेनहाइट इसमें था 32 बटे 212 माइनस 32। इसमें केल्विन में क्या था, केल्विन माइनस 273 बटे माइनस 273, और उसमें कितना था, 373 था, 373 हो गया, राइट। अब इसको और समराइज करें, छोटा और करें, तो सी बटे 100 बराबर एफ माइनस 32 बटे 0.8 180 बराबर के माइनस 273 बटे 100 हो गया, राइट। यही सूत्र हुआ। इस सूत्र से हम अगर डिग्री सेंटीग्रेड का मान दिया हुआ है तो हम यहाँ पर बैठा देंगे जितना, और जिसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। इसको इसमें डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लिया कि दे दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, यहाँ पर सी का मान 20 रखेंगे बाय 100, फिर यहाँ एफ का मान निकल जाएगा। ये दो समीकरण से अगर सेंटीग्रेड को हमको केल्विन में बदलना है तो यहाँ पर सेंटीग्रेड का मान रखेंगे, ये दोनों से चलेंगे तो ये आपको केल्विन निकल जाएगा। ठीक है, राइट, हो गया। पैमाना माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बटे बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक होगा, राइट। सबका मान बैठा दिए, सबका हम ये देखे थे, इसमें ये फ्रीजिंग पॉइंट ये था, बॉइलिंग पॉइंट ये था, फ्रीजिंग पॉइंट ये था, बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में ये था, फ्रीजिंग पॉइंट ये था, सबका मान हम बैठा दिए। सूत्र जनरल यही था, पैमाना माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सबको मान बैठा दिया। ठीक है, राइट। अब था वह कौन सा टेम्परेचर है जो सेंटीग्रेड और केल्विन में समान रहता है, इसमें भी समान, इसमें भी समान। मान लिया कि x डिग्री था तो x बटे 100 बराबर x माइनस 273 बटे 100, 100 खत्म हो गया। ये निकल जाएगा, नहीं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में वह कौन, पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तब इसमें जाएगा। वह कौन सा टेम्परेचर है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर समान होगा। ऐसा तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट आया होगा जो इसमें भी वही होगा, उसमें भी वही होगा। तो वह कौन सा टेम्परेचर, मान लिया कि वह x था, x बटे 100 बराबर x माइनस 32 बटे 180, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, राइट। अब हम देखते हैं, यहाँ निकला x बटे 20 से काटिए 5
9, ये हुआ 5, ये हुआ 9, x/5 बराबर x माइनस 32/9, राइट। या 9x बराबर 5x माइनस 15 10, 5 15 1 16 हो गया। अब 9x माइनस 5x बराबर माइनस 160 हो गया। 15 10 15, ये हुआ 4x बराबर माइनस 160, इसलिए x बराबर माइनस 160/4 बराबर क्या निकला? माइनस 40। ये कभी कभी परीक्षा में पूछता है वह कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर समान होता है, दैट इज -40 डिग्री। इसी तरह हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो कहेगा हम निकालेंगे। ठीक हो गया, राइट। इसको इसमें और इसमें देखें संबंध। वह कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में समान होता है, तो हम दोनों पर रखे हुआ x डिग्री है, जो इस पर भी वही है, इस पर भी वही है, तो निकाल कर हम देखें तो -40 डिग्री निकला। इसका मतलब -40 डिग्री जो है, अगर सेंटीग्रेड पर भी भर में निकालें और ये पर निकालें तो -40 डिग्री -40 डिग्री ये समान निकलेगा। ठीक हो गया, राइट। इसलिए -40 डिग्री वो है टेम्परेचर जिसमें कि ये दोनों समान रहता है। ठीक हो गया। अब हम इसमें देखते हैं क्या संबंध है। ठीक है, C/100, ये कट गया नीचा नीचा, C बराबर K माइनस 273 हो गया, राइट। ये कट गया नीचे, ऊपर निकला, इसलिए K बराबर केल्विन बराबर इधर आ गया C + 273 हो गया। मतलब डिग्री केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड + 273। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में अगर जो भी तापक्रम होगा उसमें अगर 273 हम जोड़ देंगे तो वह डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री केल्विन में बनावें तो 5 यहाँ रखेंगे, 278 डिग्री केल्विन हो गया, राइट। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री केल्विन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 जोड़ देंगे, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द डिग्री केल्विन हो गया, राइट। ठीक है, एक चीज़ और है कि पानी और अन्य द्रव में के प्रसार में थोड़ा सा अंतर होता है। घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन, राइट। अब अगर हम क्या करें, एक फ्लास्क में हम पानी लेना, फ्लास्क में हम पानी लेना, ठीक हो गया, राइट। और मान लें यहाँ तक पानी था, ठीक हो गया। अब हम नीचा से गर्म करें, हीट करें नीचा से, तो पानी में एक विचित्र लक्षण पाया जाता है। क्या लक्षण पाया जाता है? पानी को हर एक द्रव में अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उसका आयतन बढ़ता है, ठीक हो गया। जैसे गर्म करेगा तो वह थोड़ा सा स्वेल करेगा, ऊपर की ओर भागेगा। यहाँ पर था पहले द्रव, तो गर्म करिएगा तो हो सकता है ये बढ़ के यहाँ चला जाए, ठीक है, बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा, मतलब गर्म करने पर। पानी में एक विचित्र विलक्षण गुण पाया जाता है। पानी में एक विलक्षण गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है? तो पानी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है
और उसको हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ने के बजाय आयतन घटता है। और जबकि अन्य द्रव में को अगर गर्म करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव है उसको गर्म करें तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो पानी में ये है कि विलक्षण गुण है कि जैसे ही इसका मात्रा बढ़ घट नहीं रहा है, मात्रा तो नियत है। जब तक इसमें बाहर से कोई पानी नहीं डालेंगे या इसमें से निकालेंगे नहीं तब तक तो मात्रा फिक्स हो गया। मात्रा तो इसमें फिक्स है, इसलिए इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम इसको गर्म करें तो आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी था तो यहाँ पर था लेवल, तो घट के थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। इसका मन आयतन घट जाएगा, आयतन घटा तो ये बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। फिर उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो फिर और नीचे आ जाएगा, वो आयतन थोड़ा सा और घटेगा, लेवल पानी का लेवल और घटेगा। फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो पानी का लेवल और घटेगा। 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो और घटेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो और घट के सबसे नीचे आ जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा हम टेम्परेचर को बढ़ावेंगे तो आयतन में थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा, थोड़ा सा वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे कम था। राइट, समझने की चीज है यहाँ पर। पानी का आयतन जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम पाया गया। अगर यहाँ सबसे कम मान पुट करें, सबसे कम मान, तो ये अधिक होगा। घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन, तो इसके बढ़ने से ये बराबर घनत्व हुआ। यहीं पर लिखिए, ये घनत्व हुआ, डेंसिटी हुआ। तो हम क्या देखें, आयतन सबसे लोएस्ट पाया गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका सबसे कम मान यहाँ पर रखेंगे आयतन का, इससे अब नहीं हो सकता है। ये कम हुआ तो ये अधिक हुआ। इसका मतलब है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर महत्तम होता है। हो गया, ठीक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ाए तो क्या देखते हैं, इस आयतन में वृद्धि होने लगती है। मैंने ये थोड़ा सा बढ़ गया तो ये थोड़ा घट गया। इसका मतलब है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे लोएस्ट था, उससे अब लोएस्ट नहीं हो सकता है। इसलिए आयतन लोएस्ट था तो घनत्व मैक्सिमम था। इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व महत्तम होगा। यही एक चीज़ है, पानी में विलक्षण गुण पाया जाता है। इसी की वजह से ये माने जहाँ पर तालाब हो, नदी हो, बर्फ जमता है तो बर्फ का डेंसिटी कम होने की वजह से पानी के सतह पर आ जाता है। और सबसे नीचे का तापक्रम जहाँ पर पानी का घनत्व अधिक है वो वहाँ पर तापक्रम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिस वजह से मछली हो चाहे जलीय जीव जंतु हो वो जिंदा रहता है। इस पर हम और डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे दिन। बट आज इतना जानिए कि आयतन जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर माना सबसे महत्तम होता है। सबसे लोएस्ट आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है पानी का, और सबसे लोएस्ट जब मान यहाँ बैठाएंगे तो ये डेंसिटी हाईएस्ट होगा। इसका मतलब है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर महत्तम होता है। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम कल जो था कुछ सवाल हल कर रहे थे, उसका जो कुछ बच गया था उसको हम आज देख लेते हैं। ठीक है, राइट। ये समझ में आ गया कि क्यों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। लोएस्ट आयतन जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही इससे 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड किए तो ये आयतन यहाँ से थोड़ा सा बढ़ के ऊपर चला जाएगा वो, और जब आयतन बढ़ना शुरू होगा तो डेंसिटी घटना शुरू होगा। इसलिए कहा गया है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर महत्तम होता है। ठीक होगा, राइट। पहला क्वेश्चन नंबर था 10 था 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की एफ क्या होगी। ठीक होगा, राइट। हम जानते हैं डी बराबर 1/f
चूँकि डी का मान डायप्टर में है इसलिए एफ का मान मीटर में होगा, ये हम पढ़ाए थे आपको। इसलिए 4 बराबर 1/f, इसलिए एफ बराबर 1/4 ये हुआ मीटर में। और इसको 100 से गुना कर देते हो गया सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हुआ मीटर, 100 से गुना कर देते सेंटीमीटर, दैट इज द 25 सेंटीमीटर, इसलिए एफ बराबर 25 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ठीक है, राइट। अगर चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये कौन सा लेंस होगा जिसका ये क्षमता प्लस में होगा, इसका मतलब है कि लेंस उत्तल लेंस रहा होगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये अवतल लेंस होता, कनकेव लेंस रहता। ठीक है, राइट। क्योंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, इसलिए डायप्टर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, राइट। इसका यही जवाब था। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11वां था निकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछ सकता है, निकट दृष्टि वाले निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, राइट। पहला था रेटिना के आगे, या इसको कह सकते हैं पहले। बीम था रेटिना के बाद, रेटिना के पीछे सीम था रेटिना पर, डीम था कहीं भी। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, राइट। तो हम पढ़ाए थे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का प्रतिबिंब जो है रेटिना से जस्ट आगे बनता है, इसको मायोपिया कहते हैं, इसको मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में था क्या, प्रतिबिंब जो है रेटिना से आगे ही बन जाता था, रेटिना के आगे बनता था, रेटिना के पीछे बनता था। दीर्घ दृष्टि दोष में, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनता था, इसमें मायोपिया में रेटिना से आगे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक हो गया। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा डाइवर्स करके उसको आगे ले जाना था, इसलिए हम लोग इसको कनकेव लेंस लगा करके हम लोग इस दोष को दूर करते थे। ठीक है, निकट दृष्टि, एक्चुअली निकट दृष्टि और यहाँ पर दोष है, तो यहाँ पर दीर्घ छुपा हुआ है, दीर्घ दोष। निकट के वस्तु तो दिखाई पड़ती है, मगर दूर की वस्तु, उसको अनंत की वस्तु उसको दिखाई नहीं पड़ती। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को दिखाई देता है अच्छी तरह से, नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अनंत की वस्तु उसको दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वो अनंत पर रखे वस्तु देखने के लिए चश्मा का व्यवहार करेगा, लेंस का व्यवहार करेगा, और वह कनकेव लेंस होगा। ठीक हो गया, राइट। अब एक सवाल था लास्ट में, ये बहुत रेटिना वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ये पूछ सकता है कि निकट दृष्टि वाले मायोपिया वाले के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसको हम कल बताएंगे। ठीक है, ओके, इस हिसाब को कल हम बताएंगे। ओके।